हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टनल इफेक्ट। और टनल इफेक्ट पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी एलोब्रेशन के साथ में इस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया है। लेकिन थोड़ा जो ये वीडियो है उस वीडियो से थोड़ा इस तरीक़ा से अलग रहेगा कि इसमें मैं अप्लाइड कंसेप्ट समझाऊँगा और बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स टनल इफेक्ट से आती हैं और उनको किस तरीक़ा से हैंडल किया जाए। क्योंकि आपको फिज़िक्स को दो पार्ट्स में ऑलवेज रखना है। एक पार्ट होगा वो जिसमें आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझेंगे, चीज़ें कैसे आती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरी क्वांटम मैकेनिक्स पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी 90 के आसपास आ चुकी हैं और ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसमें प्योर अप्लाइड है, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जिस टाइप के आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो मैं कहूँगा जो है। बेसिकली टनल इफेक्ट की जो थ्योरी है बहुत ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल के पास एनर्जी ई है और एक बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, जिसे उसे पार करना है, और अगर वो बैरियर पोटेंशियल की जो है उसकी अगर हाइट वी है या वी नॉट है और पार्टिकल की एनर्जी ई कम है इन कंपेरिजन ऑफ द बैरियर हाइट वी, तो फिर क्या देखा जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग द बैरियर, कि पार्टिकल कभी भी अगर एनर्जी कम प्रोसेस करता है और बैरियर की हाइट ज़्यादा है तो पार्टिकल कभी भी उस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टेटमेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो उसका वेव करैक्टरिस्टिक्स है उससे कहती है कि पार्टिकल जिस समय पे वो जो कॉलिजन करेगा पोटेंशियल बैरियर के साथ में, तो उस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो और जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है वी, उस पर निर्भर करेगा कि पार्टिकल पेनिट्रेट कर पाएगा। लेकिन उसकी पार्टिकल की पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी, अगर पार्टिकल की एनर्जी ई बढ़ेगी और वी कम होता जाएगा तो पार्टिकल के पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर इसका रिवर्स होगा कि पार्टिकल की एनर्जी अगर कम होती जाती है या दूसरा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी कम है, बैरियर हाइट अगर सेम रहती है, तो उस केस के अंदर देखा जाएगा कि पार्टिकल की एनर्जी अगर दूसरे केस में कम होती है, बैरियर हाइट सेम रहती है, तो कम एनर्जी के बाद में पार्टिकल के पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये रिजल्ट भी जो हम जनरल फिजिक्स और जो हमारा परसेप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपस में मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम में दिखा रखा है कि ये बैरियर हाइट है और बैरियर हाइट जो है वो वी नॉट है, डी ये बैरियर विथ है जो पार्टिकल को पार करना है, और पार्टिकल की एनर्जी ई है। और इस वी को कई बार वी नॉट से दिखा देते हैं बुक में और कई बार वी से, तो उसका मतलब सेम ही पढ़ा जाए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्या इस पे अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं, उसे हम पार्ट्स में बांटते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल का एक रीजन ये होगा, एक पार्टिकल का रीजन ये होगा, एक पार्टिकल का रीजन थर्ड वन होगा। तो फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, तीन पार्ट्स में ये हमारा वेव फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इसको साई फर्स्ट कह सकते हैं पहले रीजन के अंदर, और इसको साई सेकंड वेव फंक्शन को इस रीजन के अंदर, और साई थर्ड रीजन के अंदर। साई फर्स्ट जो होगा वो उसे हम कहेंगे इंसिडेंट वेव फंक्शन। वो वेव फंक्शन दो पार्ट्स में होगा। एक हमारी जो पार्टिकल जिस समय पे चलेगा तो उसके साथ में एक वेव अटैच होगी तो वो इंसिडेंट वेव फंक्शन कहलाएगा। और इंसिडेंट वेव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो ए ई की पावर आई के एक्स होगी, या उसे के को के वन से भी नोट कर सकते हैं। और के वन जो होगा वह अंडर रूट 2m अपॉन एच कट होगा, और प्लस बी ई की पावर माइनस जो उसके साथ टर्म आएगी बी ई की पावर माइनस आई के एक्स आएगी। के को हमने के वन से रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, मैं बहुत ब्रीफ में लिख रहा हूँ यहाँ, ए ई की पावर आई के वन एक्स, ये जो होगा वो हार्मोनिक ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन होगा, प्लस बी ई की पावर माइनस आई के वन एक्स, ये इस रीजन के अंदर सॉल्यूशन होंगे। और के वन यहाँ पर जो होगा वो अंडर रूट 2m अपॉन एच कट होगा। ये बेसिकली जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है उस श्रोडिंगर इक्वेशंस में v को जीरो कर देते हैं, और के वन को हम सब जानते हैं कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, और ब्रैकेट में ई माइनस वी और ब्रैकेट को क्लोज करें साई इक्वल टू जीरो। ये हमारी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है। उसमें v को जीरो कर लें और के वन की वैल्यू को जो पुट कर दें अंडर रूट 2m अपॉन एच कट, तो ये हमें इजीली सॉल्यूशंस पाते हैं। ये फर्स्ट रीजन में होगा, ये इंसिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये हमारा
जो पोर्शन इसका वापस होगा यहाँ से टकराने के बाद में, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इंसिडेंट वेव होगी जो प्लस रीजन के अंदर होगी, मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जो पोर्शन वापस आएगा वो हमारा साई माइनस कहलाएगा। तो ये भी याद रखें कि जो फर्स्ट रीजन के अंदर इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्टेड दोनों तरीका की वेव हमें मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। तो ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस में यहाँ देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस है फर्स्ट रीजन के अंदर वो हमारा ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस आ रहा है। ऑसिलेटरी सॉल्यूशंस बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो साइनसोइडल और कोसाइन जो सॉल्यूशन होते हैं वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होते हैं। और वो ऑसिलेशन का जो मतलब होता है वो ये है कि पीरियोडिक इंटरवल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा फर्स्ट रीजन के अंदर जहाँ V की वैल्यू 0 होगी। अब हम देखेंगे कि सेकेंड रीजन के अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि ये प्लस रीजन के अंदर होगा, और प्लस का मतलब जो इधर की तरफ आया है, और जो पोर्शन यहाँ से टकराने के बाद में वापस जाएगा वो हमारा इससे ग्लोट होगा। तो दो तरीका के यहाँ पे वेव फंक्शन होंगे। उसके साथ साथ सेकंड रीजन्स के अंदर देखें हम श्रोडिंगर इक्वेशंस में, श्रोडिंगर इक्वेशंस को फिर से लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। वहाँ पे जब हम K2 को उसके अंदर पुट कर दें अंडर रूट 2m v माइनस ई अपॉन एच कट, तो जो सॉल्यूशंस होगा ये K2 वेव वेक्टर होगा इस रीजन्स के अंदर। यहाँ पे वेव वेक्टर को K1 से दिखा रखा है, यहाँ पे K2 से दिखा रखा है वेव वेक्टर को, थर्ड रीजन में K1 से दिखा रखा है। तो K2 जो होगा वो अंडर रूट 2m और ब्रैकेट में टर्म होगी v माइनस ई अपॉन एच कट, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा साई सेकेंड रीजन में c e की पावर माइनस K2x प्लस d e की पावर K2x। तो ये सॉल्यूशंस हमें याद रखने। ये यहाँ पे जो टर्म्स होगी इन दोनों में देखेंगे तो ये दो पोर्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो पोर्शंस हमारा यहाँ से जैसे जैसे वेव फंक्शन नीचे की तरफ आएगा डिकेइंग सॉल्यूशन, ये देख रहे हैं हमें डिकेइंग सॉल्यूशन है। थोड़ा सा पोर्शन इसका वापस भी होगा क्योंकि यहाँ जो बैरियर है उसके अंदर पार्टिकल का को ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेगा, और ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे जैसे मिलेगा ऐसे ऐसे उसके पार्टिकल के वापस होने की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो अपने आप रिपीट हो जाएगी। तो ये पता चल रहा है कि ये जो डिकेइंग सॉल्यूशन है और ये डिकेइंग के साथ में थोड़ा सा वापस सॉल्यूशंस भी होगा साथ साथ, तो ये इस टर्म से रिप्रेजेंट होगा। तो ये दो जो टर्म्स है वो मैंने बताया रीजन्स उनका क्या होगा। ये सॉल्यूशंस में कंपटीशंस की दुनिया में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ देखें कि जो सॉल्यूशन है v बराबर 0 पे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है, आ चुका है, गेट में क्वेश्चंस आया हुआ है दिस वन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब पोटेंशियल एक्ट करता है तो सॉल्यूशन डिकेइंग हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सदा ध्यान रखें। डिकेइंग इसलिए होता है कि पार्टिकल के ऊपर जब पार्टिकल एक बैरियर को पेनिट्रेट करने का प्रयास करता है, क्योंकि बैरियर यहाँ पे लगातार लगा हुआ है, तो पार्टिकल की जो पॉसिबिलिटी है इसको पेनिट्रेट करने के साथ साथ जो पार्टिकल के पास एनर्जी E कम है, बैरियर हाइट ज़्यादा है और उसे लगातार लॉन्ग लेंथ भी पार करनी है, तो उसकी जो उसके साथ जब वो कॉलिजन करेगा तो उसके पाए जाने की आगे जाने के साथ साथ प्रायिकता कम होती चली जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिकेइंग सॉल्यूशंस हमारा मिलेगा। जैसे ही पार्टिकल इस रीजन में पहुँचेगा थर्ड वन रीजन के अंदर, तो जो यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएगा यहाँ पे वो हमारा जो रीजन्स है उस रीजन में थर्ड में पहुँचेगा, और थर्ड में जो उसका एम्पलीट्यूड है वेव फंक्शन का वो कम हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ये है तो सदा हम देखेंगे कि जो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो बेसिकली मॉड साई स्क्वायर जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता इस रीजन्स के अंदर सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे यहाँ पे ये पार्टिकल की पाए जाने की प्रायिकता यहाँ लगातार कम होगी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा, और फिर ये हमारा जो ऑसिलेटरी अगेन सॉल्यूशन होगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। कंपटीशंस में रेगुलर पूछा जा रहा है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो याद रखें कि फर्स्ट रीजन के अंदर सॉल्यूशन a e की पावर i k1x प्लस b की पावर माइनस i k1x होगा। ये इंसिडेंट पोर्शन को और रिफ्लेक्टेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे इस रीजन्स के अंदर। और जो सेकंड रीजन है उसमें सॉल्यूशन c e की पावर माइनस k2x प्लस d की पावर k2x होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, इसको सदा रिमेंबर रखें। और k2 की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2m ब्रैकेट में v माइनस ई अपॉन एच कट होगी। तो K2 को भी याद रखें कि K2 क्या है यहाँ, और K1 की वैल्यू को भी याद रखें। साथ साथ याद रखें कि K1 केवल पार्टिकल की एनर्जी और मास का फंक्शन होगा, और K2 तीन चीज़ों का फंक्शन होगा। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मास m, और इट इज़ द फंक्शन ऑफ द v पोटेंशियल, एंड इट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे कंपटीशंस में पूछ सकता है कि रीजन नंबर 1 के अंदर जब पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है
या पोटेंशियल एक्ट नहीं करता तो वेव वेक्टर किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, वन इज इट डिपेंड्स अपॉन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। और सेकंड में जब पोटेंशियल एक्ट करता है तो वेव वेक्टर जो डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मास के ऊपर डिपेंड करता है, वी पे पोटेंशियल पे करता है, और ई पे निर्भर करता है एनर्जी पे। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये सॉल्यूशंस पूछे जा सकते हैं। साथ साथ ये क्वेश्चंस तो बहुत ही पूछा जाता है, ऑसिलेटिंग सॉल्यूशंस और डिकेइंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस भी इस रीजन के अंदर ऑसिलेटिंग कहलाएगा, लेकिन एक चीज़ सदा याद रखें, ऑसिलेटिंग के साथ साथ यहाँ जो सॉल्यूशंस है इसमें ये एम्पलीट्यूड इसका कम हो जाएगा। अब कंपटीशंस में ध्यान रखें किस तरीका के आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीका से पूछा जा सकता है। सपोज किया यहाँ पे कहता है कि जो ये बैरियर हाइट है ये हमारी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे जो बैरियर हाइट है V0 है, इस V0 को हम अगर 2V0 करें तो पूछेगा कि यहाँ पे बताएं कि वेव फंक्शन पे इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे वेव फंक्शन स्केल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड फिर से और कम हो जाएगा। तो क्योंकि अगर यहाँ पे बैरियर की हाइट बढ़ती है, और ये बैरियर की हाइट अगर बढ़ती है तो पार्टिकल के जो डिकेइंग की संभावना और ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे कम पोर्शन पहुँचने की संभावना होगी, तो एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आजकल। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा था। अगर क्वेश्चंस जैसे पूछता है कि इस रीजन्स के अंदर बता दिया कि सोल्यूशन ये है, अब कहता है कि अगर हमारा जो पोटेंशियल है अगर वो डबल हो जाए तो आप बताएं थर्ड रीजन के अंदर वेव फंक्शन की शेप क्या होगी। तो शेप जो होगी वो उसी टाइप की होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका कम आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि अगर पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो थर्ड रीजन में क्या प्रभाव पड़ेगा वेव फंक्शन पे। तो याद रखें कि थर्ड रीजन के अंदर पार्टिकल की अगर एनर्जी यहाँ से बढ़ती है, जो पहले थी उससे ज़्यादा कर दी जाती है, तो यहाँ पे जो चांसेज हैं पेनिट्रेशन के ज़्यादा होंगे। अब एम्पलीट्यूड इसका थोड़ा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे पहले के मुकाबले। लेकिन याद रखें कि सदा यहाँ पे जो जितना एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड से सदा यहाँ पे एम्पलीट्यूड सदा कम होगा। इस कंसेप्ट को सदा क्लियर रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी सदा ये रहेगी कि वेव फंक्शन डिकेइंग के कारण जो रीजन है उसके कारण जो यहाँ पे पार्टिकल्स जो पोटेंशियल बैरियर को फेस करके जा रहा है उसके चलते उसके चांसेस यहाँ पर पहुँचने के कम हैं। तो कम पहुँचने के चांसेस के चलते इवन तो फाइनाइट चांस हैं, लेकिन वो चांस बहुत कम है, तो उसके चलते जो हमारा वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है वो कम होगा। क्योंकि पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर निर्भर करती है, और एम्पलीट्यूड ये डिस्टेंस होती है, याद रखें दिस वन। तो ये मैं कुछ अप्लाइड कंसेप्ट पर डिस्कशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आए होंगे। बहुत ही वंडरफुल कंसेप्ट थे जो ये आपको ध्यान रखने। थर्ड रीजन में याद रखें कि जब पार्टिकल इस रीजन में आ जाएगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो। तो थर्ड रीजन के अंदर केवल और केवल जो भी वेव फंक्शन होगा वो केवल आगे ही जाएगा। तो याद रखें यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों होंगे। पार्टिकल जिस तरीका से इंसिडेंट आएगा यहाँ पे टकराने के बाद में उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये यहाँ पे कंडीशंस होगी। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों होंगे। यहाँ पे दोनों तरीका का होगा। जो आगे पोर्शन बढ़ रहा है वो रिप्रेजेंट होगा दिस टर्म से, और जो पोर्शन क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल लगातार फाइट करता है, जब बैरियर उसके सामने होता है तो उसका कुछ पोर्शन वापस रिटर्न बैक होता है जो इस टर्म से डिनोट होता है। तो दोनों टर्म्स होंगी। इस थर्ड रीजन के अंदर जो केवल और केवल पोर्शन जो होगा वो आगे ही बढ़ने वाला होगा, और इसमें कोई भी रिफ्लेक्टिंग वेव नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि इस रीजन में जो ये वाला पोर्शन है दिस वन, एम्पलीट्यूड तो अलग ही आएगा, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड अलग होगा, यहाँ एम्पलीट्यूड अलग होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड इस वाले रीजन्स में इंसिडेंट का ए है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का बी है। यहाँ पे सी और डी हैं जो हमारे एम्पलीट्यूड हैं, और जो इस वाले रीजन्स के अंदर एफ है। तो ये भी ऑलवेज याद रखें। अब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो इस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंसिडेंट की क्या है। तो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और जो हमारी जो ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी है उनकी रेशो पर निर्भर करेगा जो हमारा ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। तो टी की वैल्यू जो होगी वो एस थर्ड अपॉन एस फर्स्ट होगी। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी थर्ड रीजन में है वो मॉड साई थर्ड प्लस स्क्वायर और वी थर्ड होगा। ये फॉर्मूला होता है कि जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो उस रीजन के वेव फंक्शन के जो वेव फंक्शन है उसके मॉड स्क्वायर के और वेलोसिटी पर निर्भर करती है। तो ये हमने लिखा है साई थर्ड मॉड स्क्वायर वी थर्ड रीजन के अंदर, मीन्स इस रीजन में। और ये इंसिडेंट में लिखा है साई फर्स्ट प्लस स्क्वायर और वी फर्स्ट। मीन्स जो हमारा इंसिडेंट का मीन्स जो इधर पोर्शन आया था
वो मॉड साई फर्स्ट स्क्वायर और वी फर्स्ट वेलोसिटी। अब क्या होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ वेलोसिटी सेम होंगी, क्योंकि जब माध्यम से